अपने को शुरू कहाँ से करना है? जो पहला टॉपिक अपने को कवर करना है, एक मिनट रुक जाओ। The first topic we need to cover should be like customized exceptional handling, customized try and catch। ट्राई एंड कैच को यूज करके अपने को कैसे एक्सेप्शनल हैंडलिंग हम करते हैं, है ना, कैसे एक्सेप्शन को डिटेक्ट करते हैं, कैसे उसको कैच करते हैं। ठीक है, बहुत सारा जो अभी थियोरेटिकल सेशन हो गया था एंड दैट वाज नीडेड बिकॉज हमारे को ना एग्जैक्टली समझना था कि एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है। जो नॉर्मल रियल टाइम एग्जांपल्स हैं उसमें कैसे अपन रिकॉग्नाइज करेंगे कि एक्सेप्शंस आते हैं और उसके आने से क्या क्या फर्क पड़ता है। उसके आने से अपने प्रोग्राम में, अपने जो नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम है, नॉर्मल फ्लो ऑफ एल्गोरिदम है, उसमें कैसे दिक्कत आती है। और उसके आने से पहले वाला कोड जो है वो नॉर्मली एग्जीक्यूट होता है और उसके आने के बाद ऑनवर्ड्स जो है वो कोड नॉर्मली एग्जीक्यूट नहीं होता है, प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाता है एबनॉर्मली। ठीक है, ये पॉइंट था बस मेरा समझाने का। जब हम उसको परफॉर्म करते हैं, एक्सेप्शंस जब आते हैं तो वो कई टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको उसमें चेक्ड और अनचेक्ड समझाया था। तो जो अनचेक्ड होता है वो एरर वाला पार्ट जो है वो अनचेक्ड होता है, और जो रन टाइम वाला पार्ट होता है, ठीक है, वो सिर्फ जो है वो चेक्ड होता है। अदरवाइज जो आपका एसक्यूएल एक्सेप्शन है ना, वो सारे जो हैं वो अनचेक्ड वाले में आते हैं। तो जो चेक्ड होता है वो कौन सा होता है, जिसमें कंपाइलर प्रोग्रामर को बोल सकता है, वो होता है रन टाइम वाला पार्ट। ठीक है, जैसे नल पॉइंटर, जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन एक्सेप्शन कि जिसमें कंपाइलर प्रोग्रामर को रिपोर्ट करता है कि यहाँ पे चांस है एक्सेप्शन का, इसको हैंडल कर सकते हो तो कर लो, है ना। तो कंपाइल टाइम में कोई एरर नहीं देता वो, इसीलिए इसको हमेशा रन टाइम प्रॉब्लम बोलते हैं, है ना। कंपाइल टाइम में कुछ भी एरर नहीं देता ये, और अगर देता भी है तो वो वार्निंग टाइप होता है। और वही एरर जो है वो राइज होता है अगर अगर तुम उसको कंपाइल टाइम में सही नहीं करते हो, तो रन टाइम में वो कोड जो है वो नॉर्मली एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो एबनॉर्मली टर्मिनेटेड होता है। इतना अगर समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी वाइज अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हो। तो वी आर ऑन अ राइट ट्रैक, हमारे को एक्सेप्शन हैंडलिंग का बेसिक आता है। ठीक है, अब जैसे ही एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने पढ़ना शुरू करा तो इसका जो बेसिक पार्ट है कि जैसे ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक, हमने देखा था ना कल कि ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक, थ्रो, थ्रोज, फाइनल, फाइनली, ये सब अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीपल कैच ब्लॉक, नेस्टेड ट्राई, है ना, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, कैसे फ्लो होता है कंट्रोल का, कैसे एग्जीक्यूट होता है हमारा ट्राई और कैच। तो जो बेसिक है वो जानना जरूरी है। तो टुडे इन टुडे क्लास वी नीड नॉट टू गो इनटू थियोरेटिकल पार्ट एट ऑल, है ना। आज पूरा जो है वो अपना छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ट्राई और कैच के और इसके प्रोग्रामिंग के, वी विल कवर थ्री थिंग्स। पहले ट्राई कैच कस्टमाइज्ड एक्सेप्शनल हैंडलिंग देखेंगे अभी, ठीक है। इसके जस्ट बाद में हम देखेंगे कि कंट्रोल स्टेटमेंट का जो फ्लो है वो कैसे होता है, ठीक है। और उसमें हम देखेंगे केसेस, ठीक है, कि जैसे कितने केसेस जो हैं वो हो सकते हैं और हम उसको कैसे इनकाउंटर करें, कैसे हम उसको जो है वो टैकल करें। ठीक है, बस इतना ही पढ़ेंगे अभी, इसके अलावा हमको कुछ और नहीं पढ़ना। ठीक है, और इसी में आपको समझना है चीजों को। यहाँ पे ये वाला टॉपिक समझ गए तो आगे जैसे इनहेरिटेंस होता था ना, शुरू में हम समझ गए थे और बाद में सिर्फ प्रोग्राम बताता था और तुम्हें समझ में आता था, वैसा ही होता चला जाएगा। तो इसको बस ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेट होकर देखना और जहां दिक्कत आए मेरे को बता देना अनम्यूट करके, ठीक है। तो अगर मान लो हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट नहीं है ना, वी डोंट नो, विदाउट नोइंग एक्सेप्शन हैंडलिंग,
so we can say कि we don't have try and catch also at that point of time. ठीक है, तो जब ट्राई कैच नहीं है तो हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्राम हमने लिखा सिंपल सा क्लास टेस्ट, क्लास टेस्ट के नाम से एक प्रोग्राम बनाया, ओपन करा। ओपन करने के बाद हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, और ब्रैकेट लिखा स्ट्रिंग arg, ठीक है। यहाँ पे फिर हमने इसको ओपन करा। अब हम इसके अंदर लिख रहे हैं SOPLN, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर हम पास कर रहे हैं स्टेटमेंट 1। इसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, स्टेटमेंट 1, और फिर हमने लिखा SOPLN, और इसके अंदर हम पास कर रहे हैं 10/0, ठीक है। फिर हम लिखा SOPLN, और इसके अंदर हम पास कर रहे हैं स्टेटमेंट 3, इसको क्लोज करा, स्टेटमेंट 3, इसको वापस क्लोज करा, ठीक है। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ऊपर वाला सब कुछ सही है, ठीक है। अब आते हैं हम इन तीनों लाइंस में, क्या प्रिंट करेगा, एनी आंसर? स्टेटमेंट 1। हाँ, वेरी गुड। और उसके बाद? उसके बाद सर अर्थमेटिक एक्सेप्शन। वेरी गुड, प्रिंटेड नॉर्मली, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये वाला तो प्रिंट नॉर्मली करेगा, है ना, बट यहाँ पे प्रोग्राम जो है तुम्हारा टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और ये टर्मिनेशन किस टाइप का होगा, ये टर्मिनेशन होगा एबनॉर्मल, एबनॉर्मल। हाँ, एबनॉर्मल टर्मिनेशन। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, कैपिटल में 80, समझने के लिए बस। वेरी गुड। अब देखो, जैसे ही तुम्हारा पहले स्टेटमेंट पे ये पहुंचा, जैसे मैंने कल एक एडमिट कार्ड वाला बताया था कि हमारे पेरेंट्स को पता है कि वहां पे एडमिट कार्ड मांगा जाएगा, तो वो घर से तो तुमको एडमिट कार्ड लेके भेजते हैं, है ना। वो कंपाइलर हैं, उनको पता है कि इसको क्या जरूरत है, ये अभी भूल सकता है ना, या भूल सकती है, तो वो तुमको एडमिट कार्ड देके भेजते हैं। तो अगर मान लो कि वो एडमिट कार्ड रह जाता है, तो देर इज अ चांस ऑफ एक्सेप्शन। तो इन जो इन्विजिलेटर है दैट वोंट अलाउ यू टू सिट इन द एग्जाम हॉल, फाइन। तो उससे पहले आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही थी, उसके बाद आप टेंस्ड हुए, है ना। तो जैसे ही ये लाइन आया कि 10/0, ठीक है, अर्थमेटिक काइंड ऑफ एक्सेप्शन है ये, जीरो से किसी चीज को डिवाइड करना, इनफाइनाइट आंसर, है ना। तो पहला वाला, इससे जस्ट जो पहला स्टेटमेंट है वो तो रन हुआ, वहां तक पता भी नहीं चला कि हाँ कुछ हुआ भी था, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हुआ और एबनॉर्मल टर्मिनेशन हुआ, फिर आपको पता चला कि क्या हमको इससे डील करने के लिए, इस एबनॉर्मल टर्मिनेशन से डील करने के लिए क्या हमारे पास कोई हैंडलिंग कोड है, तो आंसर मिला नहीं भाई, कोई हैंडलिंग कोड नहीं है। एक्सेप्शन तो राइज हो गया है, लेकिन इसको डील करने के लिए हमारे पास कोई हैंडलिंग कोड नहीं है, ठीक है। तो अब जब तुम इसको रन कराओगे, ठीक है, तो रन कराने के बाद वो क्या देगा, अभी इस लाइन में आपको मैं नीचे लिखता हूं आउटपुट में, ठीक है। आउटपुट आया स्टेटमेंट 1, ठीक है, और उसके आउटपुट के तुरंत बाद आया एबनॉर्मल टर्मिनेशन, ठीक है। ऐसा हम बोल रहे हैं कि होगा, और इसके अंदर क्या आएगा, वही अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रहा है, और फिर बोल रहा है कि डिवाइड बाई 0, जैसा आता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप का एक्सेप्शन जो है वो
राइज हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको अर्थमेटिक एक्सेप्शन यानी उस एक्सेप्शन का नाम बता रहा है और दूसरा उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है। अर्थमेटिक एक्सेप्शन इज द नेम ऑफ द एक्सेप्शन और स्लैश जीरो मतलब डिवाइड बाई जीरो इज द डिस्क्रिप्शन। और ये जो एबनॉर्मल टर्मिनेशन हुआ है इसको अपन नॉन ग्रेस टर्मिनेशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट टर्मिनेशन नहीं है, इसलिए अपन इसको नॉन ग्रेसफुल टर्मिनेशन क्यों बोलते हैं? नॉन ग्रेसफुल टर्मिनेशन बिकॉज इट हैज मिस्ड समथिंग, कुछ ना कुछ गलत हुआ है। स्टेटमेंट 3 तक जो है बात पहुंची नहीं है और स्टेटमेंट 3 से पहले जो स्टेटमेंट 2 है यानी कि जो 10/0 है वहीं पे एक्सेप्शन अकर हो गया और उससे आगे बात पहुंच नहीं पाई। ठीक है, तो ये था कि जब हमारे को ट्राई और कैच आता नहीं है, जब हमारे को ट्राई और कैच तो छोड़ दो, एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट नहीं पता है, एंड व्हेन सच काइंड ऑफ थिंग अकर्स, तो ये कैसा बिहेव करेगा हमारा प्रोग्राम, ये समझना था बस। ठीक है, तो इसी प्रोग्राम में अब देखो, इसी प्रोग्राम में जहां पे ये प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ है और वो एबनॉर्मल टर्मिनेशन हुआ है और कोई हैंडलिंग कोड नहीं है, आप देख रहे हो, ठीक है ना, क्लियरली विजिबल है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं रिस्की कोड। याद रखना, रिस्की कोड यानी कि यहां से चीजें, यहां से दिक्कत होना शुरू हुई है तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं रिस्की कोड। ठीक है, तो जो ट्राई ब्लॉक होगा उसके अंदर हमेशा उसको उस ब्लॉक के अंदर हमेशा हम रिस्की कोड डालते हैं। अब इसके बहुत सारे आगे जो है वो केसेस बनेंगे और वो मैं आपसे सारे केसेस अभी डिस्कस करूंगा। रिस्की कोड को हमेशा ट्राई ब्लॉक के अंदर डालते हैं, जो रिस्क जिसमें नहीं है उसको नहीं डालेंगे। वो सब मैं आपको अभी बताऊंगा क्यों हो करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो अभी ये समझ लो कि जहां एक्सेप्शन अकर करा यानी कि इन द लाइन नंबर सेकंड इन द स्टेटमेंट 2, उसको हम बोलते हैं रिस्की कोड। फाइन, एंड नाउ वी नो व्हाट एक्सेप्शन हैंडलिंग इज। ठीक है, अब ये वाला लाइन जो है वो मैं करता हूं रिमूव। We will solve it with the help of exceptional handling and this kind of handling is called customized handling। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं रिस्की कोड। ठीक है, और ये काम कैसे करता है, तो जैसे कि मैं साइड में आपको बता देता हूं, ये वाला प्रोग्राम ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे देखो, इसको मैं फिर कर दूंगा डिलीट। अगर हमने लिखा ट्राई ब्लॉक, ठीक है, और सॉरी, अगर हमने लिखा ट्राई ब्लॉक, ठीक है, और ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने ब्रेसेस जो है वो ओपन करे हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने लिखा रिस्की कोड, ध्यान से देखना, और फिर हमने ब्रेसेस क्लोज किए हैं। कहीं से समझने में कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, कल हमने थ्योरी में पढ़ा था कि ट्राई ब्लॉक इज ऑलवेज फॉलोड बाय कैच ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक इज ऑलवेज फॉलोड बाय कैच ब्लॉक। तो यहाँ पे तुमने रिस्की कोड डाला, रिस्की कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर डाला। ठीक है, इसको एज इट इज मैं रहने देता हूँ। ठीक है, ट्राई के अंदर रिस्की कोड डाला। अब इसके जस्ट बाहर निकले तो यहाँ पे आपने कैच यूज करा। ठीक है, कैच के अंदर जो है ठीक है, कैच के अंदर जो है आपने एक्सेप्शन का नाम बताया, एक्सेप्शन। ठीक है, और ये एक्सेप्शन जो होगा यहाँ पे वो किसी कोई वेरिएबल होगा, सी कर लो या फिर ई कर लो। नॉर्मली हमारे ई है सारे वेबसाइट्स पे, है ना, तो उसको भी मैं बता रहा हूँ, वहां पे तुमने वो पास करा। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका ब्लॉक शुरू हुआ है, इस ब्लॉक के अंदर तुम हैंडलिंग कोड पास करोगे। ठीक है ना, इसके अंदर तुम हैंडलिंग कोड पास करोगे और इसके जस्ट नीचे तुम जैसे इसको क्लोज करा, रिमेनिंग कोड पास करोगे। ठीक है, मैं इसका जो है वो स्पेस कम कर देता हूं ताकि तुमको एक कंसोल पे ये दिखाई दे। देख रहा हो, ऐसे काम करता है ये, इसको ध्यान से समझना। ट्राई ब्लॉक के अंदर रिस्की कोड, रिस्की कोड मतलब कि जिसमें जिसमें एक्सेप्शन आया है उसमें।
अब एक क्वेश्चन अराइज होता है जो कि बाद में आएगा, मैं तुमको अभी बता देता हूँ कि आप ये सोचोगे कि सर अगर हम पूरा जो कोड है हमारा, है ना, काहे को इतना परेशान हुए हैं हम कि हम बार बार उसको चेक करें और नहीं करें। जितना भी कोड है, चाहे वो एक्सेप्शन हो या नहीं हो, सबको ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल देते हैं, वो फिल्टर होके चेक होके निकलता रहेगा। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आना लाजमी भी है। लेकिन ये इस क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा आपको कंट्रोल स्टेटमेंट में, ठीक है? ध्यान में रखना बस। अगर मैं भूल जाऊं, वैसे मैं भूलूंगा नहीं, लेकिन अगर मैं भूल जाऊं तो आप मेरे से पूछोगे कि सर यहाँ पे अगर सारा कोड जो है वो ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल देंगे तो कैसे काम करेगा, ठीक है? अभी बेसिकली क्या समझना है अपने को कि जो रिस्की कोड था हमारा, जैसे इस वाले प्रोग्राम में, ये छोटा सा जो प्रोग्राम हमने पढ़ा था, इसके अंदर जो रिस्की कोड था वो 10/0 था, उसको अपन डाल देंगे यहाँ, ठीक है? और कैसे डालेंगे वो भी देखेंगे अभी। फिर ट्राई ब्लॉक इज ऑलवेज ऑलवेज फॉलोड बाई कैच ब्लॉक, ठीक है? तो कैच के अंदर आप देते हैं एक्सेप्शन ई। एक्सेप्शन जो है ये वाला पार्ट, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। इसमें अगर तुम लिखते हो अर्थमेटिक एक्सेप्शन, अगर यहाँ पे तुम लिखते हो अर्थमेटिक अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ऐसे मान लो लिखा आपने अरिथमेटिक और फिर एक्सेप्शन, तो ये इनबिल्ट है। पैकेज किसके अंदर है इसका? java.lang है, ठीक है? तो इसको अपन चेंज नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे नल पॉइंटर है तो हमारे को नल पॉइंटर ही लिखना पड़ेगा, अगर अर्थमेटिक एक्सेप्शन है तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन ही लिखना पड़ेगा। हाँ, ये जो ई है ये ऑब्जेक्ट है, इसको तुम जरूर चेंज कर सकते हो। फाइन, कहीं से कोई दिक्कत नहीं इस लाइन में? जहां पे भी दिक्कत हो सकती थी मैंने आपको बता दिया। कैच के अंदर जो एक्सेप्शन ई लिखा है, तो जो एक्सेप्शन आप लिखोगे डिस्क्रिप्शन, वो जावा लैंग के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है इनबिल्ट। कैच के अंदर जो है तुम हैंडलिंग कोड लिखोगे, यानी कि उसको कैसे हैंडल करोगे। ट्राई के अंदर तुमने रिस्की कोड लिखा, एज इट इज रिस्की कोड वहां पे लिख दिया, और कैच के अंदर तुम उसका हैंडलिंग कोड लिखोगे और उसके नीचे बाकी रिमेनिंग कोड जैसे चलता आ रहा है वैसे लिख दोगे, ठीक है? तो अभी रिस्की कोड कौन सा था? अभी रिस्की कोड कौन सा था? 10/0, ठीक है? अब उसका हैंडलिंग कोड यहाँ पे लिखेंगे कि उसको हम कैसे ठीक करेंगे, तो 10/2 कर दिया। समझना बात को, है ना? उसके बाद स्टेटमेंट 1 तो पहले ही रन हो गया था, स्टेटमेंट 2 को तुमने हैंडल कर लिया, और इसके बाद स्टेटमेंट 3 था ना, तो स्टेटमेंट 3 यहाँ से रिमेनिंग कोड रन होगा और फाइनली प्रोग्राम हमारा नॉर्मली टर्मिनेट होगा। समझ गए ये बात? कोई भी डाउट है यहाँ तक जितना मैंने बताया? इसमें कोई भी डाउट हो तो बताओ, नहीं तो मैं वो प्रोग्राम सही बना के दिखाऊंगा आपको फिर आगे। यहाँ तक कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है? समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है? ठीक है। ट्राई ब्लॉक कैसे कब यूज करते हैं? ट्राई ब्लॉक तब यूज करते हैं जिस कोड में रिस्क आता है, दैट पर्टिकुलर रिस्की कोड शुड बी पुट अंडर द ब्लॉक और पुट अंडर द curly braces open and close in the try block only. Then we use exception followed by that try block. एक्सेप्शन के अंदर सॉरी कैच के अंदर कैच यूज करेंगे। कैच के अंदर जब तुम पैरामीटर पास करते हो कि किस टाइप का एक्सेप्शन है, तो उसमें जो एक्सेप्शन ई लिखा है मैंने, दैट पर्टिकुलर एक्सेप्शन इज इनबिल्ट थिंग, किस टाइप का एक्सेप्शन है, और वो जावा लैंग के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट प्रेजेंट होता है। तो वी कैन नॉट राइट एनीथिंग और वी कैन नॉट डिफाइन एनीथिंग फ्रॉम आवर साइड। फाइन, we can define or the variable that is e or c, we can change it, right? e c k कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है? लेकिन हर जगह ई यूज होता है, इसलिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो ई यूज करा है, ठीक है? देन देर इज अ हैंडलिंग कोड कि अगर वो गलत है तो तुम सही सॉल्यूशन बताओ। सही सॉल्यूशन हमने बता दिया। एंड देन देर इज रिमेनिंग कोड, यानी कि जो तुम्हारा ट्राई और कैच जो तुम्हारा उसको सही किया है, उसके नीचे बहुत सारे स्टेटमेंट्स होंगे, हो सकता है एन नंबर ऑफ कोड होंगे, 10,000 लाइन ऑफ कोड हो सकता है, 15,000 का कोड हो सकता है, तो उसको एज इट इज एग्जीक्यूट करो, ठीक है? तो ये मेरा बेसिक कंसेप्ट था तुम्हें समझाने का कि कैसे ये काम करता है, ठीक है? मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत आए तो तुम इसको स्क्रॉल करके वापस पढ़ लो। आई विल शेयर दैट विथ यू। अब आते हैं हम प्रोग्राम के अंदर। तो हमने लिया क्लास टेस्ट, सही है?
अब मैं इसके स्पेस को कम कर देता हूँ ताकि तुमको सब समझ में आए। इस ब्रेस को भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब हमने लिया क्लास टेस्ट, SOPLN स्टेटमेंट 1 प्रिंटेड नॉर्मली, सो इट विल बी लाइक फाइन, ठीक है। इसके तुरंत बाद हमने लगा दिया ट्राई ब्लॉक। डिस्की कोड ट्राई ब्लॉक के अंदर आना चाहिए, तो हमने यहाँ लिख दिया ट्राई ब्लॉक, ठीक है। 1 मिनट। ठीक है, प्रिंटेड नॉर्मली। अब यहाँ पहला वाला जो है वो प्रिंटेड नॉर्मली होएगा, और जो दूसरा वाला जहां से दिक्कत शुरू हुई है यहाँ पे आएगा ट्राई ब्लॉक। ठीक है, अब ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या करना था अपने को, रिस्की कोड डालना था, ठीक है। रिस्की कोड डालने के लिए क्या करेंगे, रिस्की कोड कौन सा था, SOPLN एज इट इज, और क्या था वो 10/0। इसको करा अपन ने क्लोज, ठीक है। और ये ट्राई ब्लॉक को भी यहाँ पे हम करते हैं क्लोज, ठीक है। मैं इसको ऊपर ले जाके क्लोज करता हूँ ताकि आपको लाइन, एक लाइन में ये पूरा कोड जो है वो दिखे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। रिस्की कोड कैसे ट्राई के अंदर डाला, ठीक है, स्मॉल लेटर में होगा ट्राई। अब आता है इसके जस्ट बाद, आफ्टर दिस वी हैव टू फॉलो द कैच ब्लॉक, ठीक है। तो अभी खेल जो है वो खत्म नहीं हुआ है, तो कैच यूज करा। जैसा मैंने आपको बोला कि java.lang के अंदर पहले से ही पड़ा है जो है किस टाइप का एक्सेप्शन है, तो अरिथमेटिक विदाउट स्पेस एक्सेप्शन ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आपने ले लिया और इसको करा क्लोज, ठीक है, इसको करा टर्मिनेट, ठीक है। अब इस कैच ब्लॉक के अंदर आपने इस ब्लॉक को करा शुरू, और इसके अंदर आपने लिखा SOPLN, ठीक है। इसको अपन सही कर रहे हैं ना, तो 10/2 कर दिया, ठीक है, सही कर दिया। इसको सही करने के बाद हमने इसको टर्मिनेट करा, टर्मिनेट करने के बाद यहीं पे इसको क्लोज भी कर दो, चलेगा काम। तो कैच वाला काम भी हो गया और टर्मिनेट भी हो गया कैच वाला ब्लॉक यहीं पे, ठीक है। अब ये वाला लाइन जो है रिस्की कोड वगैरह ये सब मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद मैंने क्या बोला था आपको, रिमेनिंग कोड। इसके जस्ट बाद जहां पे ये कैच क्लोज हुआ है, इसके जस्ट बाद मैंने आपको क्या सिखाया था अभी, कि रिमेनिंग कोड रन होगा एज इट इज। तो स्टेटमेंट 3 जो है वो हमने रन करा लिया, ठीक है। अब आउटपुट में क्या आएगा, स्टेटमेंट 1, दूसरे लाइन में क्या आएगा, SOPLN है तो 5, और तीसरे लाइन में क्या आएगा, स्टेटमेंट 3। और इसके जस्ट बाद क्या होगा, नॉर्मल टर्मिनेशन, है ना आसान, कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हो कैसे काम कर रहा है। दिस इज अ काइंड ऑफ नॉर्मल टर्मिनेशन, कि कैसे तुम एबनॉर्मल टर्मिनेशन को, नॉन ग्रेसफुल टर्मिनेशन को एक नॉर्मल टर्मिनेशन में कन्वर्ट कर रहे हो, फाइन। कैसे जो है तुम ट्राई और कैच को यूज कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता था जब ट्राई और कैच का कंसेप्ट अपने को नहीं आता था, ठीक है। तो यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं न्यू कंसेप्ट पे। इस कंसेप्ट का नाम है कंट्रोल फ्लो इन ट्राई कैच। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको समझ लिया ना तो समझ लो कि अपना जो है वो 50-60% काम हो जाएगा। इसके बाद तुमको कहीं दिक्कत नहीं आनी कि हाउ ट्राई ब्लॉक इज वर्किंग एंड हाउ कैच ब्लॉक इज वर्किंग। कंट्रोल स्टेटमेंट पास कैसे होता है, कंट्रोल फ्लो कैसे होता है, किसके पास कंट्रोल जाता है, पहले कौन सा लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर कौन सा लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये अभी हम देखेंगे बाई टेकिंग लॉट्स ऑफ केसेस। जितने केसेस अपने को मिलेंगे वो सारे केसेस यूज करके, ठीक है। यहाँ तक मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको सबको समझ में आया। अगर कोई दिक्कत है तो अभी बता दो, फिर मैं आगे मूव करूंगा। जितने बच्चे हैं यहाँ पे, कहीं से भी कुछ भी समझने में दिक्कत आया है तो प्लीज आस्क, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेरीज। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। नो क्वेश्चन मतलब आ रहा है ना। मैसेज कर सकते हो आप, अनम्यूट करके पूछ सकते हो।
ठीक है, तो जो चीज मैंने आपको समझाई है वो इसमें एज इट इज छोड़ रहा हूँ, डिलीट नहीं कर रहा हूँ। अब हम यहां से पढ़ते हैं कंट्रोल फ्लो इन ट्राई कैच। ठीक है, नया जो टॉपिक है वो है कंट्रोल फ्लो इन ट्राई कैच। ठीक है, ये है हमारा नया टॉपिक का नाम। लेट्स सी कैसे काम करता है ये। ठीक है, तो लेट्स राइट अ सिंपल सूडो कोड। ट्राई लिखा हमने, ठीक है, ट्राई लिख के हमने यहाँ पे करली ब्रेसेस ओपन करा। आप इसको ऐसे लिखो ट्राई, करली ब्रेसेस यहाँ पे आपने ओपन कर दिया। ठीक है, अब इस ट्राई के अंदर तुमने लिखा 3 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, ठीक है, स्टेटमेंट 2, ऐसे कुछ और लिख सकते हैं, स्टेटमेंट 3 भी लिख लो, स्टेटमेंट 3, और यहाँ पे कर दो इसको क्लोज। ठीक है, ट्राई ब्लॉक का काम हमारा हो गया फिनिश। इसको थोड़ा और इस ब्लॉक को नीचे ले लो और इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा ऊपर ले लो। ठीक है, ठीक है, अब जैसे ही इसको तुमने क्लोज करा, इट विल बी काइंड ऑफ, जैसे ही तुमने इसको क्लोज करा इट विल बी काइंड ऑफ कि कैच जो है इसके साथ साथ आएगा। कैच के अंदर जो है 3 स्टेटमेंट है, तो कहीं पे भी कोई भी एक्सेप्शन हो सकता है, एनी एक्सेप्शन शुड बी देयर। तो हमने यहाँ पे एक्स 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 ले लिया और एक्सेप्शन को जो है वो ई बना दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ कैच शुरू हुआ है तो यहाँ पे भी एक करली ब्रेसेस ओपन होएगा, यहाँ पे करली ब्रेसेस ओपन होएगा। अब इस करली ब्रेसेस जो ओपन करा है इसके अंदर तुमने लिखा स्टेटमेंट 4। ठीक है, और इस करली ब्रेसेस को तुमने यहाँ क्लोज कर दिया। ध्यान से देखना, देख रहा हो, 3 स्टेटमेंट लिया ट्राई ब्लॉक के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर हमेशा कौन सा स्टेटमेंट लेते हैं ट्राई ब्लॉक के अंदर, रिस्की कोड्स। तो जितने रिस्की कोड्स थे वो तुम्हारे को ट्राई ब्लॉक में लेने थे। जितने रिस्की कोड्स थे वो अपने को ट्राई ब्लॉक में लेने थे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कैच के अंदर तुम उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हो हैंडलिंग कोड लिख के, लेकिन यहां पे तुमने ले लिया है स्टेटमेंट 4। ठीक है, चूंकि अपने को कंट्रोल फ्लो समझना है। कैच को करा क्लोज और इसके जस्ट बाद तुमने ले लिया स्टेटमेंट, इसके जस्ट बाद ले लिया तुमने स्टेटमेंट 5। फाइन, अब चीजें चलने दो जैसे भी हैं। जो नीचे वाला स्टेटमेंट होगा जो भी है, ठीक है। अब बताओ कि तुम्हारे हिसाब से कि कैसा होगा फ्लो। मैं पूछूंगा तुमसे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रन कैसे करेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि अगर अपन लिखते हैं ट्राई, ठीक है, और यहां करते हैं अपन स्टार्ट, लेट मी मेक दिस, नीचे बताता हूँ। ठीक है, ये प्रोग्राम एज इट इज रहने देता हूँ, मैं वापस आऊंगा इस पे। अब नीचे बताते हैं अपन जहां पे अपन ने वो सीखा था। ये वाला लाइन सीखा था ना कि रिस्की कोड कैसे करता है। तो देखो, जो ट्राई ब्लॉक होता है उसके अंदर जो भी रिस्की कोड तुम लिखते हो, तो कंट्रोल स्टेटमेंट में उसी के अंदर जो है वो मेन फ्लो होता है। ठीक है, द मेन फ्लो विल बी देयर ओनली इन द ट्राई ब्लॉक। फाइन, और जैसे ही मेन फ्लो पूरा होता है, द कंट्रोल स्टेटमेंट जो है दैट इज मूव्ड टुवर्ड कैच ब्लॉक, और कैच ब्लॉक के अंदर ये जो कैच ब्लॉक यहां से शुरू हुआ है हैंडलिंग कोड, इसके अंदर आता है ऑल्टरनेटिव फ्लो।
इसके अंदर क्या आता है, ऑल्टरनेटिव फ्लो। तो जैसे ही मेन फ्लो पूरा हुआ, इट विल कम्स टुवर्ड द ऑल्टरनेटिव फ्लो। फाइन। अब यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि अगर मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा जो है वो स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू और स्टेटमेंट थ्री था, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था कि वो सारे प्रोग्राम अगर अपन ट्राई ब्लॉक के अंदर रख दें, पूरा प्रोग्राम ही अगर अपन ट्राई ब्लॉक के अंदर कर दें, तो शायद चांसेस कम है कि हमारे को एक्सेप्शनल आए भी, है ना। वो सारा एक्सेप्शन अपने आप हैंडल हो जाएगा। लेकिन जावा के अंदर जो कंट्रोल फ्लो है वो कुछ इस तरीके से है कि सपोज करो कि पहला वाला जो है वो कंट्रोल फ्लो हमारा पूरा हो गया ट्राई का, है ना। मेन फ्लो जो हो गया, जैसे मान लो तुमने इसमें ट्राई के अंदर कितने लाइन ऑफ कोड रखे हैं, ठीक है, 3 लाइन ऑफ कोड रखे हैं। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट वन को रन कराता है, ठीक है, जैसे ही ये स्टेटमेंट रन को कराता है, जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है, ठीक है, यहां के बाद यहां के बाद जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है, ठीक है, यहां से जस्ट ये देखो, यहां के बाद ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट सीधा आता है कैच वाले स्टेटमेंट के पास। ध्यान रखना, जैसे ही पहला ट्राई ब्लॉक का कंट्रोल फ्लो हो गया, यानी कि मेन जो फ्लो है उसमें जो तुमने पहला स्टेटमेंट रन करा लिया, तो मेन फ्लो के बाद सीधा वो नीचे उतरता है ऑल्टरनेट फ्लो के पास। मेन फ्लो के बाद हमेशा वो नीचे उतरता है अल्टरनेट फ्लो के पास। और जब वो अल्टरनेट फ्लो के पास आ जाता है, ठीक है, ध्यान से देखना, जब वो अल्टरनेट फ्लो के पास आ जाता है, तो देर इज नो वे कि वो अल्टरनेट फ्लो से मेन फ्लो की तरफ जाए। ऐसा कभी नहीं होगा, मेक श्योर, कभी भी नहीं होगा कि वो कैच से वापस ट्राई वाले स्टेटमेंट में जाए। दैट्स वाई, इसलिए ये प्रेफरेबल होता है, इसलिए ये बोला जाता है कि इट इज अ वेरी बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू यूज मैक्सिमम कोड्स इन द ट्राई ब्लॉक। वी हैव टू यूज स्पेसिफिक कोड जहां पे एक्सेप्शंस आने के चांसेस हैं ट्राई ब्लॉक के अंदर। नहीं तो क्या होगा कि जैसे मान लो तुमने 10,000 लाइन ऑफ कोड यहाँ पे, तो 3 ही लाइन ऑफ कोड लिखा था, लेकिन अगर यहाँ पे मान लो 10,000 लाइन ऑफ कोड होता तो सिर्फ पहला वाला चलता और बाकी जो है वो कैच स्टेटमेंट वाला चलता, ठीक है। यानी कि 999 जो ट्राई ब्लॉक है, जो ट्राई ब्लॉक के अंदर लाइंस ऑफ कोड है, वो अनएग्जीक्यूटेड रह जाता। सो इट इज अ वेरी बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि इसका कंट्रोल फ्लो जो होता है वो पहले मेन फ्लो को रन कराता है, मेन फ्लो के बाद वो जो है वो अल्टरनेट फ्लो में आता है, ठीक है। अब ये कैसे काम करेगा वो हम वन बाय वन देखते हैं। अभी आपने दो चीजें सीखी कि मेन फ्लो विच इज अंडर ट्राई ब्लॉक एंड ऑल्टरनेट फ्लो विच इज अंडर अंडर कैच ब्लॉक, ठीक है। अब कैच ब्लॉक के अंदर वापस ट्राई और कैच आ सकता है, समझ रहे हो? नेस्टेड वाला कंसेप्ट अभी नहीं पढ़ा है हमने, डील हो सकता है। लेकिन ये प्रेफरेबल नहीं है कि ट्राई ब्लॉक के अंदर वो सारे कोड्स दे दो जिसमें एक्सेप्शन जो है वो जरूरी नहीं है कि वो वहां पे हो और हम उसको डील करें, ठीक है। क्योंकि जैसे ही मेन वाला फ्लो जो है वो स्पेसिफिकली पहला स्टेटमेंट रन होगा, ये तुरंत जो है कैच के पास आएगा। और कंट्रोल जो है वो कैच के पास आने के बाद वापस ट्राई के पास नहीं जाएगा। कंट्रोल जो है वो कैच के पास आने के बाद वापस ट्राई के पास कभी नहीं जाएगा। दैट्स फॉर श्योर, ये हमेशा ध्यान में रखना। तो कंट्रोल स्टेटमेंट समझ में आया। नाउ इसी प्रोग्राम के लिए देयर कैन बी 4 और 5 केसेस और 3 केसेस। मैं एक एक करके जो जो दिमाग में आ रहा है मैं वो तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। पहला केस देखते हैं, सेम प्रोग्राम, ठीक है। ये है हमारा प्रोग्राम, ठीक है। इन अ सिंगल लाइन नाउ वी कैन सी इट।
ठीक है, अभी इस प्रोग्राम के अंदर हम केसेस देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं केस 1। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे केस 1। सारे केसेस जो है हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है, और आप इसको समझना और फिर मेरे को दिक्कत आएगी तो बोलना। ठीक है, पहले आएगा केस 1। टेक्स्ट दिख रहा है आपको क्लियरली? नहीं दिख रहा तो मैं टेक्स्ट को साइज को बड़ा कर देता हूँ। अभी दिख रहा है केस 1। ठीक है, केस 1 में ये क्या कहना चाह रहा है? केस 1 में ये कह रहा है कि मान लो कि देयर इज नो एक्सेप्शन। ठीक है, अगर मान लो देयर इज, मैं ये फाइल शेयर करूंगा तुम्हारे पास, तो अभी लिखना मत, खाली समझना। देयर इज नो एक्सेप्शन, ऐसे तुम लोग लिखोगे नहीं, लेकिन लिख रहे हो तो अभी मत लिखना। देयर इज नो एक्सेप्शन। ठीक है, तो कैसे एग्जीक्यूट होगा फाइल? अगर कोई एक्सेप्शन नहीं होगा तो, अगर कोई एक्सेप्शन नहीं होगा तो अभी मेरे को किसने जवाब दिया था कि सर पहला स्टेटमेंट सहदेव ने दिया था या किसी और ने? यस सर। सहदेव तो कैसे नहीं नहीं करेगा सर, अभी वो? अभय। अभय, अभय। सर, हाँ जी सर। हाँ हाँ, बताइए प्लीज। सर पहले स्टेटमेंट 1 चलेगी, फिर 2, फिर 3, उसके बाद 5। वेरी गुड। तो यहाँ पे अपन देख लें कि अगर कोई एक्सेप्शन होगा ही नहीं तो पहले 1 चलेगा, फिर 2 चलेगा, फिर जो है वो सॉरी, फिर जो है वो 3 चलेगा, और फिर लास्ट में 5 चलेगा। कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा, ये इनको पता है, हो सकता है कि हमें नहीं पता हो। तो अगर कोई एक्सेप्शन यहाँ पे नहीं हो तो, ठीक है, और कितने एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे? 5 हैं, तो 4 तो अभी भी बच रहा है। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास कोई एक्सेप्शन नहीं है। पहला केस तो ये है कि देयर इज नो एक्सेप्शन। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि जब कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, ठीक है, जब कोई एक्सेप्शन नहीं होगा तो कैच ब्लॉक कभी भी काम नहीं करता है। कैच ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। अगर हमारे पास अगर हमारे पास कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, ठीक है, तो कैच ब्लॉक जो है वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो अगर मान लो कैच ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट 4 और 5 दोनों होता, तो यहाँ पे ये 5 भी एग्जीक्यूट नहीं होता। माई पॉइंट इज दैट, समझ में आ रहा है? लेकिन वो कैच ब्लॉक के बाहर है, तो बाकी सारे चलेंगे। ठीक है, तो पहले 1 चला, 2 चला, 3 चला, एक्सेप्शन है ही नहीं। अब एक्सेप्शन है ही नहीं तो कैच ब्लॉक जो है वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। एक्सेप्शन है ही नहीं तो जावा कंपाइलर जो है, जेवीएम जो है, कंपाइलर जो है, वो कभी भी कैच ब्लॉक को रन करने में हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, व्हेन देयर इज नो एक्सेप्शन कैच ब्लॉक विल नॉट वर्क। इतना सा पॉइंट है कि जब कभी नहीं हो तो जो स्टेटमेंट 4 है, इट विल नॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ये हमारा केस 1 था। केस 1 में किसी को भी कोई दिक्कत, कोई भी स्टूडेंट को? When there is no exception, इसका यही समरी है। When there is no exception, catch block will not be executed. Catch block काम नहीं करता जब कोई एक्सेप्शन नहीं हो तो। कैच ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब कोई एक्सेप्शन होगा। इजी है कंसेप्ट, ठीक है ना? अब आते हैं हम केस 2 पे। ठीक है, केस 2 में है कि अगर एक्सेप्शन होता है तो, ठीक है, और एक्सेप्शन जो है वो कहां पे होगा? इसको मैं ये वाला पार्ट को डिलीट करता हूं, ये हटा दिया एरो मैंने। अब ये बोल रहा है कि अगर स्टेटमेंट जो है वो इस पॉइंट पे आता है, एक्सेप्शन अकर। ठीक है, एक्सेप्शन जो है वो किस पॉइंट पे आया आपके? एक्सेप्शन जो है वो हमारे इस पॉइंट पे आया, स्टेटमेंट
टू पे, ठीक है। तो कैसे काम करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो केस लिख देता हूँ, पहला वाला केस जो है डिलीट करता हूँ, ताकि ये सामने में आपको मैं बताऊंगा तो क्लियर होगा। केस टू, केस टू में क्या होता है कि इफ एक्सेप्शन कहां पे रेज हुआ, रेज्ड एट स्टेटमेंट टू, ST2 जो है लिखा मैंने, वो ST मत समझना जो अपने होता है, स्टेटमेंट टू एंड करस्पॉन्डिंग कैच, ठीक है, एंड करस्पॉन्डिंग कैच। एक्सेप्शन रेज होएगा तो उसको कौन हैंडल करेगा, रिस्की कोड जो है वो हमेशा ट्राई के अंदर होता है, लेकिन जो हैंडल करता है वो कौन करता है उसको, हमेशा कैच, जो हैंडलिंग कोड होता है वो हमेशा कैच के अंदर होता है, ठीक है। तो ये कैसे काम करेगा, सर स्टेटमेंट 1, 4 और 5। स्टेटमेंट 1, 4 और 5, स्टेटमेंट 1, 4 एंड 5 समझ में आ रहा है, कंट्रोल फ्लो समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। पहला वाला स्टेटमेंट रन हुआ, ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट रन हुआ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, सभी बच्चे ध्यान से समझना। स्टेटमेंट 1 जो है वो नॉर्मली रीड हो गया, ठीक है, तो 1 तो रन होगा ही होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, 1 जो होगा वो रन होगा ही होगा। अब आया 1, जैसे ही रन हुआ दूसरे पे एक्सेप्शन आ गया, ठीक है, जैसे ही दूसरे पे एक्सेप्शन आया वो कंट्रोल जो है वो कैच के पास भेजा। अब मैं वापस वो वाला जो है वो शेप जो है वो वापस लाता हूं, ये ले लेते हैं, और स्टेटमेंट 2 पे आया ना, अब स्टेटमेंट 2 से जैसे ही स्टेटमेंट 2 से बाहर आया तो स्टेटमेंट 2 के बाद जो कंट्रोल है वो किसके पास आएगा, स्टेटमेंट 4 के पास आएगा ऑफ कोर्स, ठीक है। स्टेटमेंट 4 के पास आएगा तो पहले 1 चला, और जैसे ही कंट्रोल 1 जो है वो नॉर्मली एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, दूसरे वाले लाइन पे तो एक्सेप्शन आ गया, तो जैसे ही ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आ गया उसने कंट्रोल को भेजा कहां पे, उसने कंट्रोल को भेजा कहां पे, कैच के पास। कैच में ये बोला कि इसका कोई देखो हैंडलिंग कोड है क्या, तो उसका कोई हैंडलिंग कोड मिला नहीं, लेकिन कैच के अंदर इसने स्टेटमेंट 4 दे रखा था, तो नाउ इट विल गेट एग्जीक्यूटेड। 4 जो एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही कैच वाला ब्लॉक पूरा एग्जीक्यूट हो गया तो रिमेनिंग कोड का हमने लिखा था, हमने तो यही सीखा है कि कैच ब्लॉक हो जाएगा तो रिमेनिंग कोड एग्जीक्यूट होगा। तो इन 3 स्टेटमेंट्स के जो है वो हो जाएंगे नॉर्मल टर्मिनेशन, इन 3 स्टेटमेंट्स के जो है वो होंगे नॉर्मल टर्मिनेशन, ठीक है। बच कौन सा गया, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 रह गया। ST2 and ST3 will remain like this. That's why it is preferable कि कभी भी उन जो है ट्राई के अंदर हम इतने लाइन ऑफ कोड्स नहीं देते हैं, जो क्योंकि वो नॉर्मल फ्लो है, नॉर्मल फ्लो भी नहीं, मेन फ्लो उसको बोलते हैं, क्योंकि वो मेन फ्लो है। और मेन फ्लो के बाद जैसे ही कंट्रोल जो है वो अल्टरनेट फ्लो पे आता है, वापस वो अल्टरनेट फ्लो से मेन फ्लो की तरफ नहीं जा सकता, ठीक है, वो अल्टरनेट फ्लो के बाद मेन फ्लो पे नहीं जा सकता। तो ये एरो जो है वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये बाइलेटरल एरो है, वहां पे सिंगल लाइन एरो ही सही होएगा। ऐसे, ठीक है, कंट्रोल फ्लो जो हमेशा होगा वो मेन से ऑल्टरनेटिव फ्लो का होगा, ठीक है। तो केस 2 में हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रोल फ्लो में, कि हमने दो कॉन्सेप्ट्स देखा, मेन फ्लो एंड ऑल्टरनेट फ्लो। जब मेन फ्लो का पहला कोड एग्जीक्यूट होता है ट्राई, तो वो ट्राई के बाद तुरंत कैच ब्लॉक में भेज देता है कंट्रोल को, तो जैसे ही कैच ब्लॉक में कंट्रोल गया तो कभी भी कैच ब्लॉक से वापस ट्राई ब्लॉक में नहीं जाएगा, ध्यान रखना, कभी भी कैच ब्लॉक से वापस ट्राई ब्लॉक में नहीं जाएगा कंट्रोल। दैट्स वाई जहां पे एक्सेप्शन आया और जैसे ही इसने यहां भेजा, यानी स्टेटमेंट 1 रन हुआ, और जैसे ही इसने स्टेटमेंट 1 रन कराया और जहां पे एक्सेप्शन आया स्टेटमेंट 2 पे, ठीक है, हमने साफ लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट 2 पे एक्सेप्शन आया हुआ है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 पे अगर एक्सेप्शन आया हुआ है,
आई होप इट इज वेरी मच विजिबल। स्टेटमेंट 2 पे अगर एक्सेप्शन आया हुआ है तो स्टेटमेंट 2 के बाद वो सीधा पहुंचा कैच वाले ब्लॉक में, यानी कि हैंडलिंग कोड के पास। हैंडलिंग कोड के पास गया तो स्टेटमेंट 4 को रन करा दिया उसने, क्योंकि वहां जो अल्टरनेट फ्लो होगा वो रन होगा ही होगा, वो एग्जीक्यूट कर गया। ठीक है, अब एग्जीक्यूट करने के बाद क्या किया, स्टेटमेंट 5 जो है, स्टेटमेंट 5 जो रिमेनिंग कोड के कैटेगरी में आ रहा है उसको रन कराया और नॉर्मल टर्मिनेशन करवाया वहां पे। ठीक है, बचा कौन कौन सा, स्टेटमेंट 2 इज स्टिल अनटच्ड एंड स्टेटमेंट 3 तो कंट्रोल पहुंचा ही नहीं, तो 2 एंड 3 विल रिमेन लाइक दैट ओनली। केस 2 समझने में कहीं से भी कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को, दे कैन आस्क, वी विल मूव टुवर्ड केस 3। ठीक है, चलते हैं केस 3 की तरफ। केस 3 देखते हैं कि क्या है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, सब समझ में आ रहा है ना, कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे मूव कर रहा है। अब देखते हैं हम केस 3। केस 3, ठीक है, केस 3 में है कि सेम एज केस 2 बट कैच ब्लॉक नॉट मैचिंग, है ना, सब कुछ सेम एज केस 2 हो। ठीक है, वही एक्सेप्शन रेज हुआ है स्टेटमेंट 2 पे और सब कुछ वैसा ही, बट कैच ब्लॉक नॉट मैच्ड, ये हमारा जो है वो केस है। एज इट इज है, सब कुछ पहले जैसा है, बट कैच ब्लॉक जो है वो मैच्ड नहीं है। सर सिर्फ स्टेटमेंट 1 ही होगी प्रिंट। हाँ, स्टेटमेंट 1 होएगी और कैच ब्लॉक मैच नहीं है तो फिर क्या होगा, एबनॉर्मल एक्सेप्शन आ टर्मिनेशन। जाएगी सर, एबनॉर्मल टर्मिनेशन होगा सर। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड। तो अगर ये बोल रहा है कि सब कुछ जो है वो केस 2 की तरह हो, ठीक है, और तब क्या होगा, तो जैसे ही वो सब कुछ केस 2 की तरह हो लेकिन कैच ब्लॉक जो है वो मैच नहीं करेगा। ठीक है, अब है ये बताओ कि कैच ब्लॉक मैच नहीं करेगा, इसका क्या मतलब समझा आपने, कैच सर ब्लॉक मतलब किससे कि मैच नहीं। जैसे हमने इसमें अर्थमेटिक एक्सेप्शन डाल रखी है सर कैच हाँ ब्लॉक में, हाँ, बिल्कुल बट हमारी बिल्कुल, एक्सेप्शन अगर हो रही है फाइल नॉट फाउंड एरर, तो फिर वेरी सर गुड। वो मिसमैच हाँ, हो जाएगा। जैसे कि मान लो कि हमारे को प्रॉब्लम जो है वो हाथों में है ना, या फिर हमारे को हार्ट इशू है, अगर चेक करवाना है और हम किसी लंग्स के डॉक्टर के पास चले गए या फिजिशियन के पास चले गए, इट इज लाइक दैट। ठीक है, नल पॉइंटर में अगर मान लो एक्सेप्शन है और हम यहाँ अर्थमेटिक दे रहे हैं, यानी कि ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो कैच से मैच ही नहीं कर रहा, प्रॉब्लम ऊपर कुछ और है और नीचे जो है उसका कुछ और इलाज बताया जा रहा है, एग्जैक्टली exactly यही होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा केस आता है, नॉट मैच्ड आता है, तो क्या होगा, पहला वाला कोड जो है वो तो जनरेट होगा, पहला वाला जो स्टेटमेंट है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड नॉर्मली, दैट विल बी एग्जीक्यूटेड नॉर्मली, फाइन। अब स्टेटमेंट 2 पे ही एक्सेप्शन रेज हुआ है ना, तो स्टेटमेंट 2 के बाद जो है, रेज होने के बाद ये पता चला कि जो कैच है वो मैच नहीं हो रहा, जो कैच ब्लॉक है वो ऊपर ट्राई वाले से मैच नहीं हो रहा, यानी कि ट्राई वाले में जो एक्सेप्शन अकर हो रहा है नीचे वाले में उसको हैंडल नहीं किया जा रहा, कुछ और हैंडल किया जा रहा है, फाइन। जैसे मैंने अभी डॉक्टर और पेशेंट का केस बताया है, इन दैट केस एबनॉर्मल टर्मिनेशन अकर होगा। ठीक है, एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो जाएगा और कोई भी कोड रन नहीं होगा। ठीक है, एबनॉर्मल टर्मिनेशन। ठीक है, देन देर इज अ केस 3। ठीक है, ये केस 3 हो गया। देन देर इज अ लास्ट केस कॉल्ड केस 4। ठीक है, अभी मैं इसको हटाऊं, और केस केस 4 में भी क्या है कि एक इफ एक्सेप्शन रेज्ड एट 4 एंड 5। ठीक है, केस 4, if exception raised at statement st4 and st5, fine, if statement raised at st4 and st5, तब क्या होगा, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, ट्राई के अंदर जो है वो बाकी के स्टेटमेंट्स डाले और कैच डाला, ऐसा ही चलता है। ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देखो कि रिस्की कोड हमेशा किसके अंदर डालना था अपने को, ट्राई के अंदर। ठीक है,
तो अगर मान लो कि यहाँ पे स्टेटमेंट st1 जो है वो रन हुआ, ठीक है, st1 रन हो गया, ठीक है, या फिर st1 पे ही एक्सेप्शन आ गया, और ट्राई के अंदर, ठीक है, ट्राई के अंदर हमने बाकी स्टेटमेंट्स लिख रखे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ क्लोज, और ट्राई के अंदर जो है मान लो हमने st 2 से लेके st n तक दे रखा है, ठीक है, इसको ऊपर करा, और इसके नीचे फिर हमने दिया कैच, ठीक है, कैच के अंदर हमने दिया किसी भी टाइप का एक्सेप्शन और उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी इस केस में जब मान लो कि st1 जो है वो ट्राई से पहले है, और st2 से लेके सब कुछ जो है वो ट्राई ब्लॉक के अंदर है, ठीक है, लेकिन जो हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है, ये तो ऐसे होता है कि जैसे मान लो st2 पहले चला गया, और जो ट्राई के अंदर जिसको डाला है वो नॉर्मली एक्ट करेगा, उसके एक्सेप्शंस को हम हैंडल करेंगे, ठीक है। अब जो रिस्की कोड है 4 और 5, वो ट्राई ब्लॉक का पार्ट है ही नहीं, समझ रहे हो? तो अब क्या होना चाहिए? सर अब फिर 4 और 5 में एक्सेप्शन आएगी, उसे वो हैंडल नहीं कर पाएगा क्योंकि वो हाँ, ट्राई में नहीं है। हाँ, क्योंकि वो ट्राई में नहीं है तो पूरा एबनॉर्मल टर्मिनेशन ही होएगा ना। यस सर। हाँ, तो अभी जैसे मान लो कि जो ट्राई ब्लॉक के अंदर रिस्की कोड हमने सीखा था कि डालना है, तो अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा? एबनॉर्मल टर्मिनेशन 80, ठीक है, एबनॉर्मल टर्मिनेशन। एबनॉर्मल टर्मिनेशन में क्या होगा? बिकॉज बोथ कोड जहां पे एक्सेप्शन रेज हुआ है, बिकॉज बोथ कोड आर नॉट पार्ट ऑफ ट्राई ब्लॉक। तो ट्राई ब्लॉक का पार्ट ही नहीं है तो वो हैंडल होगा ही नहीं, हैंडल होगा ही नहीं, तो एक्सेप्शन रेज होगा, वो इट हैज टू बी अंडर द ट्राई ब्लॉक ओनली, ठीक है। यहां तक किसी के समझने में कोई दिक्कत हो तो बताओ, देन वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक एंड वेरी लास्ट टॉपिक, इसके बाद आपको मैं फ्री कर दूंगा। थैंक यू, आप आए आज, क्योंकि यहाँ के बाद थोड़ा चीज जो है वो आसान होगा, तो मंडे ट्यूसडे को हमारे को खत्म करने में सही रहेगा। अब तुम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे सारे जो भी ट्राई करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूँ। इसको एज इट इज रहने देता हूँ, सेव करता हूँ, और अब चलते हैं कि अगर हमारे को कोई मैसेज प्रिंट करना हो तो हम कैसे करते हैं एक्सेप्शन के अंदर। ठीक है, तो मेथड टू प्रिंट एक्सेप्शन इंफॉर्मेशन, व्हाट आर दोज मेथड्स? मेथड्स टू प्रिंट एक्सेप्शन इंफॉर्मेशन, कि ये कौन सा इंफॉर्मेशन है, क्यों यूज हुआ, ठीक है ना, क्या जरूरत पड़ी इसको यूज करने की, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मेथड, ठीक है। और जो हमने पेरेंट क्लास पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था जावा के अंदर? थ्रोएबल, THROWA, थ्रोएबल, ठीक है, थ्रोएबल क्लास पढ़ा था, जो कि पेरेंट क्लास है एक्सेप्शंस का, ठीक है। यानी कि ये जो थ्रोएबल पैकेज है, इसके अंदर सारे एक्सेप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है, ये पेरेंट क्लास है, और इसके अंदर जो मेथड्स होते हैं जो प्रिंट करने के लिए यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। तो पहला मेथड जो होता है, ध्यान से देखिएगा, द फर्स्ट मेथड इज जो पहला मेथड होगा उसका नाम होता है, जैसे मान लो एक्सेप्शन का अपने ऑब्जेक्ट का नाम है ई, तो ई प्रिंट स्टैक ट्रेस, ठीक है। दूसरा मेथड होगा सीधा ई प्रिंट कर लो, ठीक है, तो या तो ई प्रिंट कर लो सीधा ही, और
ई ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर लो SOPLN के अंदर। जैसे अगर अपन ऐसे लिखें SOPLN और ब्रैकेट के अंदर ई दिया ऐसे, है ना। तो एक तो ये हो सकता है, और एक हो सकता है ई डॉट टू स्ट्रिंग, एक ही काम करता है, ध्यान रखना। ई डॉट टू स्ट्रिंग ये भी मेथड है, ठीक है। तो अगर हम लिखते हैं ऐसे, थर्ड लाइन नहीं है, SOPLN, ठीक है, SOPLN और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ई डॉट टू स्ट्रिंग, तो भी ये सेम काम करेगा। ठीक है, और ये सब किसके अंदर है, थ्रोएबल क्लास के अंदर है ये भी। और अब तीसरे पे आते हैं। ठीक है, तीसरे पे आते हैं। द थर्ड इज ई डॉट गेट मैसेज। ई डॉट यानी कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, गेट मैसेज, ये एम जो है वो कैपिटल होगा। एक ये भी मेथड होता है, और इस मेथड को यूज कैसे करते हैं, इस मेथड को यूज ऐसे करते हैं जैसे लिखा अपन ने SOPLN, ठीक है, ई डॉट और फिर गेट मैसेज, और फिर इसको क्लोज करा। ठीक है, तो ये तीन मेथड हैं जो कि थ्रोएबल क्लास के अंदर होते हैं, और हम इसको ऐसे ही यूज करते हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं, कैसे यूज करते हैं ये देख लो। जब इसको अपन लिखते हैं तो कैसे ये यूज में आता है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। उसके बाद आप जो है वो इसको पढ़ना और इसको प्रैक्टिस करना, और अब आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्राइब और कैच वाला ब्लॉक का जितना भी प्रोग्राम है, 8-10 जो भी होंगे इस जावा में, या फिर जावा टी पॉइंट से उठा लेना, मैंने भी वहीं से लिया है मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम, या फिर आप कहीं से भी जहाँ यूज़ करते हो गीक्स फॉर गीक्स वहाँ से भी ले लेना। तो वो सारे प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो अगर मान लो कि इनको यूज़ करने के लिए हमने जो है एक प्रोग्राम लिखा, यहाँ पे लिखता हूँ ताकि हाईलाइट रहे। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे क्लास टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको करा ओपन। ओपन के बाद हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला कोड, ठीक है। फिर वापस करा अपन ने ओपन, ठीक है। अब यहाँ ओपन करने के बाद हमने लिख दिया ट्राई, हमने लिखा ट्राई। ट्राई के अंदर यहाँ ओपन करा, इसके अंदर हमने लिखा SOPLN 10/0, इसको करा क्लोज, चलेगा। और फिर यहाँ पे इस करली ब्रेसेस को भी हमने कर दिया क्लोज। अब इसके जस्ट नीचे फॉलोड बाई कैच स्टेटमेंट। कैच स्टेटमेंट के अंदर हमने पास किया अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है, ई के अंदर, इसको करा क्लोज, ठीक है। और इसके अंदर करली ब्रेसेस ओपन करा, ठीक है, और लिखा ई डॉट प्रिंट, यही लिखते थे ना हम अभी। हमने अभी इससे जस्ट पहले क्या लिखा था, क्या क्या यूज करा था हमने, तीन स्टेटमेंट।
ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ठीक है, तो मैं यहां से एज इट इज कॉपी करता हूं, कॉपी करा और इस ब्लॉक के अंदर यहाँ पे हमने उसको पेस्ट कर दिया। चलेगा? ठीक है, और यहाँ पे बस हमने ये मेथड है तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे यूज कर लिया। ठीक है, अब इसके नीचे जो है वो तुमने सारे करली ब्रेसेस क्लोज कर दो। ठीक है, जितने भी तुम्हारे थे वो सारे। तो ये कैसे काम करेगा अभी ये बताना। तीनों मेथड्स आपसे मैंने डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे, ये तो तुमने पहला वाला मेथड दिया, अब इसके जस्ट नीचे जो है वो हमने एक और मेथड दिया है जिसका नाम है ये जो है वो होगा ई डॉट। ठीक है, यहाँ पे अब ये सही हुआ। दूसरा मेथड हमने इसी कैच के अंदर दिया था, ई डॉट होने के बाद एस ओ पी एल एन ई प्रिंट करा इसने, तो एक वो भी दे सकते हैं एस ओ पी एल एन जो सीखा है हमने ई, एक ये भी दे सकते हैं। तीसरा कौन सा दे सकते हो? एस ओ पी एल एन। ठीक है, एस ओ पी एल एन, और ये भी ऐसे ही काम करता है, ई डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये भी एक मेथड है, इसको भी क्लोज करा, ये भी सही काम कर रहा है। ठीक है, एंड द लास्ट मैसेज इज SOPLN। ठीक है, तो अभी हमने यहां दिया ई डॉट टू स्ट्रिंग, अब हम देंगे यहाँ पे SOPLN, और ब्रैकेट के अंदर हमने दिया ई डॉट गेट मैसेज। ठीक है, अब ये काम कैसे करेगा ये ध्यान देने वाली चीज है। ठीक है, ऊपर वाला पूरा केस तुम जानते हो, मैं इसका साइज बढ़ा रहा हूँ कि ऊपर एक्सेप्शन कहाँ पे आया, कैसे करा। ठीक है, मैं इसको ऐसे करा, और अब इसका साइज जो है अपन इंक्रीज करते हैं ताकि इसको एग्जैक्टली समझ पाए और इसके कमेंट्स लिख पाए। फाइन, ठीक है, सेम प्रोग्राम के लिए, प्रोग्राम तुमने देख लिया है, वापस वीडियो में देख लेना। अब सेम प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है, ट्राई और कैच जो है हमने यूज करा है। तो जब तुम लिखते हो ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ठीक है, तो ये तुमको तीन चीजें देता है, नेम, डिस्क्रिप्शन, क्या क्या देगा, नेम, डिस्क्रिप्शन और स्टैक ट्रेस। नेम कॉमा डिस्क्रिप्शन कॉमा और स्टैक ट्रेस। ठीक है, जब तुम देते हो सिर्फ ई, ठीक है, अगर तुम देते हो सिर्फ ई तो सिर्फ नेम और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, स्टैक ट्रेस नहीं देगा। फिर अगर तुम देते हो ई टू स्ट्रिंग, है ना, अगर आप देते हो ई टू स्ट्रिंग तो ये भी आपको नेम एंड डिस्क्रिप्शन, कोई दिक्कत नहीं। अब जाते हो आप ई गेट मैसेज, तो ये देगा गेट मैसेज वाला ओनली मैसेज, कि यहाँ दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है ये हमें नहीं पता, है ना। ओनली मैसेज, ओनली डिस्क्रिप्शन, नो नेम, नो स्टैक ट्रेस, नथिंग, नो नेम, नो स्टैक ट्रेस, है ना, नो नेम, नो स्टैक ट्रेस। तो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कौन सा देता है, प्रिंट स्टैक ट्रेस। यहां से तो यही समझ में आया। तो जब इस प्रोग्राम को तुम रन कराओगे, रन करा के और मेरे को बताना कि जब मैं आप इस प्रोग्राम को रन कराओगे तो सबसे पहले ये आएगा कि यहाँ पे जो है ना अर्थमेटिक एक्सेप्शन आया है पहले वाले में, जावा डॉट जीरो, और उसके बारे में उसका जो ट्रेस आएगा ऐसे आएगा कि यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन आया है, डिवाइड बाई जीरो डिस्क्रिप्शन हो गया, और जावा डॉट लैंग और उसका जो जहाँ पे वो उसका जो स्टैक जहाँ पे बनेगा उस जगह का लोकेशन बता देगा। ठीक है, जब आप नेम और डिस्क्रिप्शन पूछोगे
तो नेम और डिस्क्रिप्शन में आएगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन, सॉरी अर्थमेटिक एक्सेप्शन और डिवाइड बाई जीरो, दैट्स इट। सिमिलरली स्ट्रिंग वाले में आएगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन, डिवाइड बाई जीरो एंड दैट्स इट। ठीक है, मैसेज थ्रेड में क्या आएगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन और डिवाइड बाई जीरो, नेम वेम कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ किस टाइप का एक्सेप्शन है ये मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा केस था। अभी इतना जितना पढ़ाया उतने में कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, और अभी जो मैं आपको फाइल भेजूंगा उसमें खूब सारे क्वेश्चंस हैं इस पे, और बाकी आप ऑनलाइन जहां से प्रैक्टिस करते हो वहां से भी करना। फिर हम मंडे को जो है इसके आगे का पढ़ेंगे कि मल्टीपल कैच कैसे यूज करते हैं, है ना, फाइनल कैसे यूज करते हैं। तो थोड़ी लंबी क्लास होगी, और आज आपको सैटरडे है तो आप थोड़ा रिलैक्स करो, और जितना पढ़ाया है बस उतना पढ़ लेना। थैंक यू सो मच। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेरीज एक्चुअली। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में, सही लग रहा है?